नमस्कार सभी को। म्यूटेशन में चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या होते हैं? विकास के तीसरी थ्योरी देने वाले सबसे महानतम वैज्ञानिक ह्यूगो डीब्रिज थे। यह हॉलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे। आपका ह्यूगो डीब्रिज नाम लेते ही समय आपके दिमाग में एक बात क्लिक हो गई होगी कि ह्यूगो डीब्रिज को हमने कहाँ पहले सुना है। भाई आपने सुना निश्चित है कि मेंडल को रीडिस्कवर करने वाले ये वैज्ञानिक थे। ध्यान होगा, करेंस सेरमॉक और ह्यूगो डीब्रिज वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की थ्योरी को मुख्य रूप से रीडिस्कवर किया था। क्या मेंडल की थ्योरी को रीडिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे? 1901 में ह्यूगो डीब्रिज ने एक थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डीब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डीब्रिज, यानी कि ये वैज्ञानिक हो गए। इन्होंने इस थ्योरी को 1901 में दिया था। 1901 में दिया था। इस वजह से इन्होंने इसको स्वयं के नाम पर इस थ्योरी का नाम दे दिया, थ्योरी ऑफ ह्यूगो डीब्रिज। इवोल्यूशन की थर्ड थ्योरी है ये, विशेष ध्यान रखना। तो भाई पहली थ्योरी किसने दी थी? लेमार्क साइंटिस्ट ने दी थी। दूसरी थ्योरी किसने दी थी? डार्विन साइंटिस्ट ने दी थी। और तीसरी थ्योरी जो दी थी वह किसने दी थी? ह्यूगो डीब्रिज ने दिया था। ये ह्यूगो डीब्रिज कहाँ के रहने वाले? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। विशेष ध्यान रखना कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहां आपको ह्यूगो डीब्रिज क्लिक करना है। क्या ह्यूगो डीब्रिज को ध्यान में रखकर चलना। तो इनके अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी पर जीवों का विकास पृथ्वी पर जीवों का विकास यानी इवोल्यूशन बड़ी व अकस्मात लार्ज एंड डिसकंटिन्यूअस, इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवों का विकास बड़ी व अकस्मात पैदा होने वाली भिन्नताओं के कारण हुआ है। भाई आपको बिल्कुल क्लियर मैंने लिख दिया कि जो पृथ्वी पर जो इवोल्यूशन हुआ है बड़ी एवं अकस्मात होने वाली विभिन्नताओं के कारण हुआ है। विशेष तौर पर ध्यान में रखना है आपको, बड़ी एवं अकस्मात भिन्नताओं के कारण मुख्य रूप से विकास हुआ। जबकि डार्विन वैज्ञानिक कहते थे कि छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण, और मुख्य रूप से कंटिन्यूअसली मुख्य रूप से हुआ था। जबकि ये कहते थे अकस्मात बड़ी भिन्नताओं के कारण मुख्य रूप से विकास हुआ था। यानी कि ये कहा जाए म्यूटेशन जो थ्योरी है, ह्यूगो डीब्रिज जो वैज्ञानिक थे वह नेचुरल सिलेक्शन पर विश्वास नहीं करते थे, प्राकृतिक चयनवाद पर मुख्य रूप से विश्वास नहीं करते थे। ये सबसे पहली बात विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि ह्यूगो डीब्रिज
नेचुरल सिलेक्शन पर विश्वास नहीं करते थे, पहली बात। दूसरी बात, ह्यूगो डिविज ने कहा किसी भी जीव में पैदा होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अकस्मात बड़े होकर वंशागत होते, जनरेशन टू जनरेशन मुख्य रूप से जाते हैं, क्या वंशागत होते हैं, उनके फलस्वरूप ही एक नई जाति का विकास होता है। भिन्नताओं के कारण हुआ, और ये भिन्नताएं वंशागत यानी इनहेरिटेबल होती है। क्लियर लिख दिया, इनहेरिटेबल होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो म्यूटेशन होते हैं जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के कारण होते हैं। क्या ये म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के कारण होते हैं। अब चेंजेस जेनेटिक मटेरियल तो आप जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ये देखिए, ये क्या होते हैं? सपोज दैट ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते, सपोज दैट, क्या ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते, सपोज वर्ड लगाया एग्जांपल के लिए, 46 क्रोमोसोम पाए जाते। इन 46 क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, क्या इन क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाए, यानी 46 के स्थान पर 45 हो जाए, या 44 हो जाए, या फिर आपके 48 हो जाए, 47 हो जाए, क्या 47 हो जाए। इसका मतलब आपने डिसीज सुनी होंगी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाउ सिंड्रोम में, इनमें क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता था। ये डिसीज सुनी होंगी आप लोगों ने। इसके अलावा मुख्य रूप से इनके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, डीएनए में, यानी कि क्रोमोसोम का ये जो डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए होता है इसके अंदर, क्रोमोसोम में ये डीएनए होता है। इन डीएनए को अपन बना दें अलग से, तो डीएनए में ए जी सी टी ये पाए जाते हैं, ये बेस। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, इस जगह ये किसी प्रकार की परिवर्तन हो जाए तो उसके फलस्वरूप भी मुख्य रूप से क्या होता है कि म्यूटेशन उत्पन्न हो सकता है, या फिर मुख्य रूप से इनका कोई भाग टूटकर गायब हो जाए तो उसके फलस्वरूप भी मुख्य रूप से म्यूटेशन उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात ये बिल्कुल निश्चित है कि म्यूटेशन जो उत्पन्न होते हैं वह जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के कारण ही होते हैं, और ये चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन वंशागत होते, इनहेरिटेड होते चले जाते हैं, जिसके कारण एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। यह ह्यूगो डीब्रिज वैज्ञानिक का मानना था। विशेष ध्यान रखें, ह्यूगो डीब्रिज वैज्ञानिक नेचुरल सिलेक्शन पर विश्वास नहीं करते थे। 1901 में इनकी थ्योरी दी गई थी, और 1901 में विशेष ध्यान रखें, ये लेमार्क से रिलेटेड कर लीजिए। 1801 में 1801 में मुख्य रूप से लेमार्क ने थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली थ्योरी। क्या? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ध्यान है कि नहीं? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने 1801 में दिया था, जो इनकी बुक में फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक बुक थी, जो 1809 में छपी हुई थी। उस समय मैंने 1809 में आपको ध्यान दिलाया था कि 1809 में छपी, यहाँ एक महानतम वैज्ञानिक पैदा हुए थे, वो डार्विन थे। क्या? तो इस प्रकार से आपको ये सन ध्यान में रखना है, ठीक है। 1801 में लेमार्क थ्योरी दी गई थी, और 1901 में मुख्य रूप से थ्योरी कौन सी दी गई थी? म्यूटेशन थ्योरी दी गई थी। दूसरा, ह्यूगो डीब्रिज का कनेक्शन कहाँ जा रहा है? मेंडल से जा रहा है। इन्होंने मेंडल के रीडिस्कवर किया था, मेंडल को रीडिस्कवर किया था, मेंडल की खोजों को विशेष ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक जो ये ह्यूगो डीब्रिज थे, इन्होंने ओइनोथीरा लेमार्कियाना जिसे इवनिंग प्रिमरोज भी कहा जाता है, इस पौधे का नाम इवनिंग प्रिमरोज भी है,
ये ओइनोथीरा लैमार्कियाना, ओइनोथीरा जीनस है, लैमार्कियाना इसकी स्पीसीज है। ये इनके आस पड़ोस में कहीं पाया जाता होगा, ये पौधा जो है इनके आस पड़ोस में पाया जाता होगा। इन्होंने इस पौधे में देखा कि इसमें कुछ पौधे सामान्य हैं और कुछ पौधे अलग हटकर हैं, यानी कि कुछ भिन्न पौधे भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने सामान्य पौधों को क्रॉस कराया। क्या इन्होंने मुख्य रूप से सामान्य पौधों को क्रॉस कराया? ये सामान्य पौधे हैं, देखिए सामान्य पौधों को क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन में पौधे बने, अधिकांश पौधे सामान्य बने। मेजॉरिटी वाले पौधे कौन से थे? अधिकांश पौधे मुख्य रूप से किस प्रकार के बने? सामान्य बने। और कुछ पौधे भिन्न पौधे बने। ये बस केवल कुछ थे संख्या में। फिर वैज्ञानिक ने देखा कि इनके बीच में क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। यहां सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो कुछ सामान्य पौधे बने, अधिकांश, विशेष ध्यान रखना है, अधिकांश पौधे कैसे बने? सामान्य बने। और कुछ पौधे भिन्न बने। कुछ पौधे मुख्य रूप से कैसे बने? भिन्न बने। तो मुख्य रूप से वैज्ञानिक ने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने इस दौरान कह दिया कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस के कारण मुख्य रूप से ऐसा हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल में यानी आनुवांशिक पदार्थ में मुख्य रूप से चेंजेस के कारण ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने 5,000 पौधों का मुख्य रूप से इस प्रकार 50,000 सॉरी 5,000 नहीं सॉरी 50,000 पौधों का मुख्य रूप से अध्ययन किया। कितना? 50,000। 7 पीढ़ियों तक, विशेष ध्यान रखना है, 7 पीढ़ियों तक 50,000 पौधों का, इसको मैं मिटा देता हूं जरा, 50,000 पौधों का अध्ययन किया। विशेष ध्यान रखना है, 7 पीढ़ियों तक 50,000 पौधों का अध्ययन किया, जिसमें से मुख्य रूप से 800 पौधे म्यूटेंट थे। कितने पौधे? 800 पौधे म्यूटेंट थे। अब यहां म्यूटेंट का मतलब क्या हुआ? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के फलस्वरूप जो जाति प्राप्त होती है या जो पौधे प्राप्त होते हैं या जो जीव प्राप्त होता है उसको उत्परिवर्तित कहा जाता, उसको उत्परिवर्ती कहा जाता, अर्थात म्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। तो 7 पीढ़ियों तक इतने पौधों का अध्ययन किया तो 800 म्यूटेंट पौधे मुख्य रूप से प्राप्त हुए। कितने पौधे प्राप्त हुए? 800 म्यूटेंट पौधे प्राप्त हुए, यानी कि कई प्रकार की जातियां ओइनोथीरा लैमार्कियाना की मिली। उनमें से कौन कौन सी जाति हैं मैं पहले स्पीसीज लिखे देता हूं। स्पीसीज ऑफ ओइनोथीरा। ओइनोथीरा देखिए कौन कौन सी स्पीसीज मुख्य रूप से इनको मिली थी, तो वो देखिए, मैं केवल स्पीसीज के नाम लिख रहा हूं। ओइनोथीरा तो लिख ही चुका हूं मैं। गीगैस, नैनीला, रुब्रीनेरिस नर्विस, ब्रेविस्टाइलिस ब्रेविस्टाइलिस, लेविफोलिया, क्या लेविफोलिया, लाटा, ओब्लोंगा, ऑल्बिडा,
साइंसिटिलेंस ईटीसी। इस प्रकार से मुख्य रूप से इनको कई जातियां प्राप्त हुई। विशेष ध्यान ये रखना है कि इनका ये जीनस है, ये ओइनोथीरा जीनस है, ओइनोथीरा जीनस है, और ये जो मेरे द्वारा लिखी गई है ये मुख्य रूप से क्या है, स्पीसीज है। गाइगेस नैनिला, रुब्रीनेर्विस, ब्रेविस्टाइलिस, लेविफोलिया, लाटा, ओब्लोंगा, ओल्विडा और सांसेटाइलेंस मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुई, इनकी विभिन्न प्रकार की स्पीसीज प्राप्त हुई। तो इनके मुख्य रूप से क्या फिर साइलेंट फीचर होते, विशेष ध्यान रखना, प्राकृतिक वाद पर विश्वास नहीं रखते थे। 1801 में लेमार्क हुए थे, 1801 में लेमार्क की थ्योरी आई थी, 1901 में मुख्य रूप से इनकी थ्योरी आई थी, म्यूटेशन थ्योरी। विशेष ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चंस नीट में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इसकी पहले आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके साइलेंट फीचर्स बताता हूं म्यूटेशन थ्योरी के। हटा दूं इसको, चलिए। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, मतलब कि म्यूटेशन थ्योरी के क्या कैरेक्टर थे, म्यूटेशन थ्योरी में मुख्य रूप से क्या क्या बातें कही गई थी, ये आपको देखना है। तो सबसे पहला देखिए, म्यूटेशन लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब क्या, सीधे सीधे लिख रहा हूं, म्यूटेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में पाया जाता है। अभी एक बार समझा दूंगा, पहले लिख दूं मैं। दूसरा, म्यूटेशन लार्ज रैंडम एंड डिसकंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। म्यूटेशन इनहेरिटेबल, अर्थात वंशागत, विशेष ध्यान रखें, इनहेरिटेबल होते हैं, वंशागत मुख्य रूप से होते हैं। ये पॉजिटिव यानी लाभकारी, नेगेटिव यानी हानिकारक होते हैं। लाभकारी या पॉजिटिव म्यूटेशन ही इनहेरिटेड होते हैं, नेगेटिव म्यूटेशन नहीं होते। क्लियर?
म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में मेरे द्वारा मतलब इनके साइलेंस फीचर्स को लिख दिया गया है कि म्यूटेशन सेक्स और रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में पाया जाता है। म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ, विशेष ध्यान रखना, उत्परिवर्तन जो लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं उन्हीं जीवों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, सबसे पहली बात। अब प्रश्न उठता है कि सेक्स और रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में ही क्यों पाया जाता है? क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से यह म्योसिस डिवीजन में, आपको ध्यान होगा, म्योसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है अर्थात रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्परिवर्तन यानी विकास, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप विकास की संभावना होती है। तो स्पष्ट ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में कभी भी म्यूटेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में सिर्फ म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन लार्ज, रैंडम एंड डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि लार्ज मतलब बड़े, रैंडमली मतलब बड़े। तो एक तरीके से कहा जाता है कि म्यूटेशन बहुत बड़े होते, अकस्मात होते हैं, बड़े एवं अकस्मात होते, जबकि डार्विन वैज्ञानिक क्या कहते थे कि छोटी छोटी भिन्नताएं, छोटे छोटे जो भिन्नताएं होती हैं वह मुख्य रूप से एक नई जाति के विकास में सहयोग करती है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि म्यूटेशन जो होते हैं वह लार्ज होते हैं और डिसकंटिन्यूअस यानी अकस्मात होने वाले परिवर्तन हैं, जिन्हें म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है। पहली बात, म्यूटेशन इनहेरिटेबल होती है। ये जो बड़े एवं अकस्मात होने वाली जो भिन्नता है, परिवर्तन है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होते चले जाते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, जिसके कारण लाखों वर्षों बाद एक नई जाति मुख्य रूप से प्राप्त होती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या तात्पर्य है कि ये नहीं है कि म्यूटेशन केवल लाभकारी ही हो, आप और हम लोगों के लाभकारी ही हो, हानिकारक भी हो सकते हैं। क्या हानिकारक भी मुख्य रूप से हो सकते हैं? हानिकारक में जैसे सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले सकते हैं, म्यूटेशन के फलस्वरूप ही तो है। तो ये जो म्यूटेशन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रवृत्ति की होती है, यानी पॉजिटिव मतलब लाभकारी जो आप और हम लोगों के लिए होते हैं, और जो हानिकारक यानी नेगेटिव होते हैं। तो आपको तो पता है कि आपके लिए जो लाभकारी चीज होती है उसी को आप चयन करते हैं, और हानिकारक को भैया तू जा यहाँ से जा, के नहीं मुझे पसंद नहीं करना। तो इस वजह से इन वैज्ञानिक ने ये कहा कि जो पॉजिटिव या लाभकारी म्यूटेशन होते हैं वही जनरेशन टू जनरेशन सिलेक्ट होते हैं, वही जनरेशन टू जनरेशन मुख्य रूप से जाते हैं, और जो हानिकारक या नेगेटिव म्यूटेशन होते हैं वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रिस का मानना था। ठीक है, तो वही लिख दिया, लाभकारी पॉजिटिव म्यूटेशन ही इनहेरिटेबल होते हैं, नेगेटिव म्यूटेशन नहीं होते। अर्थात पॉजिटिव और लाभकारी म्यूटेशन का ही सिर्फ सिलेक्शन होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। फिर म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, क्लियर लिखा, इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन मुख्य रूप से क्या कराता है? रॉ मटेरियल मुख्य रूप से प्रोवाइड कराने का कार्य कराता है। तो ये इनके क्या है? साइलेंस फीचर है। फिर मैं कुछ बता रहा हूं कि म्यूटेशन के फलस्वरूप जैसे कौन कौन सी स्पीसीज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी, स्पीसीज आइनोथेरियल एमआर क्या ना, लेकिन एग्जाम्पल कौन कौन से दे सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल एनकॉन भेड़ आपने सुनी होगी, एनकॉन सी, कोई विशेष भेड़ नहीं है, वही भेड़ है, कोई अंतर नहीं है, बस इसमें पैर छोटे होते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। एनकॉन जो भेड़ है वह मुख्य रूप से क्या होते हैं? पैर छोटे होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हॉर्नलेस, हॉर्नलेस कैटल्स, यानी कि सींग रहित मवेशी, ये जो हुए वो ऐसे ही हुए। इसके अलावा रेड सनफ्लावर, यानी कि लाल
सूर्यमुखी, लाल सूर्यमुखी, और बता सकती हो सेब यानी एप्पल, और मौसमी, इनके एग्जाम्पल आते हैं। तो ये आपको क्या करना है, साइलेंट फीचर्स एंड एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ, भाई स्वाभाविक है कोई थ्योरी देता है तो बुराई तो हर किसी की होती है, क्या बुराइयां तो हर किसी की होती है, तो क्रिटिकिज्म में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए भाई, लेमार्क ने थ्योरी दी तो लेमार्क की बुराई की गई, फिर डार्विन ने दी उससे अच्छी थ्योरी, डार्विन की बुराई की गई, और फिर ये म्यूटेशन तीसरी थ्योरी प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्होंने इनकी भी मुख्य रूप से बुराई की गई। ऐसा तो क्या है ही नहीं कि दुनिया में कोई किसी की बुराई नहीं करे, कोई अपनी मत कहता है, कोई अपना मत कहता है। तो अब मैं बता रहा हूं, क्रिटिकिज्म ऑफ म्यूटेशन थ्योरी, विशेष ध्यान रखें म्यूटेशन थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी, ह्यूगो डी ब्रिज ने, उन्हीं के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इनकी क्या क्या मुख्य रूप से क्रिटिकिंग थी, आलोचना क्या क्या थी, यहां विशेष तौर पर ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले, आलोचना है ये, क्या मतलब है आलोचना। तो देखिए कौन कौन सी आलोचना कर दें यहां पर, अधिकांश म्यूटेशन अप्रभावी होते हैं, जबकि प्रभावी म्यूटेशन ही विकास के कारक है, ठीक है। विकास के कारक या कारण मान लो, विकास के कारण है, पहला पॉइंट तो मुख्य रूप से ये हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा आइनोथीरा, आइनोथीरा लैमार्कियाना के विभिन्न स्पीसीज, कौन कौन सी स्पीसीज बताई थी भाई, कौन कौन सी, लाटा स्पीसीज बताई थी, ऑब्लोंगेटा बताई थी, आपके ऑल्बिडा बताई थी, जाइजस बताई थी, लेविफोलिया बताई थी, विभिन्न स्पीसीज आइनोथीरा लैमार्कियाना की विभिन्न स्पीसीज की उत्पत्ति म्यूटेशन, दिखाई दे रहा है, म्यूटेशन ना होकर गुणसूत्रीय विफथन है। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि स्पीसीज मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, स्पीसीज मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, गाइगेस है, नैनिला है, रूब्री नर्विस है, ब्रेवी स्टाइलिस है, ये विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं। आप चाहेंगे तो अभी मैं एक बार फिर से लिख दूंगा उन स्पीसीज को। तीसरा पॉइंट है, उत्परिवर्तन की म्यूटेशन की आवृत्ति, म्यूटेशन की आवृत्ति कम होती है। कैसी होती है, म्यूटेशन की आवृत्ति कम होती है विशेष तौर पर। चौथा, म्यूटेशन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पर विश्वास नहीं करता। बहुत है भाई, देखिए
तो क्या बताया गया, अधिकांश म्यूटेशन अप्रभावी होते हैं जबकि प्रभावी म्यूटेशन ही विकास करते हैं। तो वही लिख दिया गया कि नेगेटिव यानी हानिकारक वाला शब्द आ गया कि म्यूटेशन अप्रभावी होते हैं, उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं। तो अधिकांश जब अप्रभावी होती है तो एक नई जाति की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नई जाति की उत्पत्ति मुख्य रूप से कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि प्रभावी म्यूटेशन का ही सिलेक्शन करके जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होते हैं, यानी इनहेरिटेबल होते हैं। तो कुछ प्रभावी कैरेक्टर ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होकर कैसे एक नई जाति का विकास कर सकते हैं, यह मुख्य रूप से सबसे बड़ी इनकी आलोचना का कारण था। ओइनोथेरा लैमार्कियाना की विभिन्न स्पीशीज की उत्पत्ति म्यूटेशन न होकर गुणसूत्रीय विपतन होता है, यानी गुणसूत्रीय विपतन के कारण मुख्य रूप से ये उत्पन्न हुई। हाँ, तो कौन कौन सी स्पीशीज है विशेष तौर पर एक बार मैं फिर से लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, ओइनोथेरा लैमार्क याना। देखिए पहली स्पीशीज ओइनोथेरा लैमार्कियाना पहली स्पीशीज हो गई। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, याद करने के लिए ये पूछा जा सकता है। दूसरी गाइगस हो गई, तीसरी नैनीला हो, दिखाई दे रहा है क्या? नैनीला हो गई तीसरी स्पीशीज। चौथी स्पीशीज रुब्री नेर्विस, कौन सी हो गई? रुब्री नेर्विस। और दिखाई देगा ब्रेवी स्टाइलिस, ब्रेवी स्टाइलिस हो गई। फिर लाटा हो गई, दिखाई दे रहा? अब नहीं दिखाई देगा, लाटा हो गई। अब मैं यहां लिखे दे रहा हूं, ये ओ के लिए हो गया ओइनोथेरा, लाटा हो गया। फिर लिख दीजिए लेवी फोलिया, लेवी फोलिया। फिर ओइनोथेरा के आगे फिर क्या लिख दिया है? लेवी फोलिया हुआ। ऑलबिडा, कौन सी स्पीशीज? ऑलबिडा। फिर ओइनोथेरा, हाँ, साइंस सेंटिलेंस, ये स्पीशीज। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से फिर म्यूटेशन की आवृत्ति, भाई म्यूटेशन की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो ये इतनी आवृत्ति कम होती है, उसके बाद मुख्य रूप से एक नई जाति की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह वैज्ञानिक ह्यूगो डीब्रिज नहीं बता पाए थे। तो यह एक बहुत बड़ी क्रिटिक थी, इनकी आलोचना थी। फिर म्यूटेशन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पर विश्वास नहीं रखता। देखिए मैंने जब से ये टॉपिक चालू किया तब से मुख्य रूप से इस वर्ड को मैंने कई बार बोला कि नेचुरल सिलेक्शन पर विश्वास नहीं करता, यानी कि सीधे सीधे ह्यूगो डीब्रिज ने ये नकार दिया कि प्रकृति वातावरण का नई जाति की उत्पत्ति में किसी प्रकार का योगदान नहीं है, इस चीज को नकार दिया। इस वजह से मुख्य रूप से इनकी क्रिटिकिंग की गई, आलोचना की गई थी। ठीक है, तो ये आप जरा एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि साइलेंट फीचर्स में क्या देना चाहिए। चलिए मैं यहां कह देता हूं कि विशेष तौर पर इस बात को नोट कर लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक में मुख्य रूप से ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं मुख्य रूप से आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ साल्टेशन, साल्टेशन क्या होता है? ये सिंगल स्टेप ऑफ म्यूटेशन या सिंगल स्टेप म्यूटेशन, ऐसे लिख दो, सिंगल स्टेप म्यूटेशन इज कॉल्ड saltation. Single step mutation is called saltation. Single step mutation is called saltation, जिसके फलस्वरूप मैं अलग डॉट से लिख रहा हूं न्यू
स्पीसीज का ओरिजिन होता है, जिसके फलस्वरूप एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये चीज को भी आप जरा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट में ले लें।